डिस्चार्ज भी नहीं हुआ, वर्ड एग्रीमेंट में नहीं हुआ, ये हो गया यानी कि नहीं हुआ, क्योंकि सवाल हैं ही एक्सेप्शन के। ठीक है, यानी कि आप लोगों का आज कवर हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, बस इसका आगे नहीं जा पाए। ठीक है, यानी कि मुझे फिर चेंज करना पड़ेगा अपना कंटेंट, फिर तो आज आप बहुत जल्दी फारिग हो जाएंगे। असल में मसला नहीं है, चले करते हैं शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। और आवाम आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा कम होते मज़ीद कम हो गई। ऑनलाइन अवेलेबल करने की देर थी और इसी ख़दशे की वजह से हमने शुरू में उसको ऑनलाइन नहीं किया था कि आवाम को हम फ़िज़िकल बुलाना चाह रहे थे, क्योंकि जब तक आप फ़िज़िकली अपने आप को नहीं असेस करेंगे, रिकॉर्डिंग्स तो आपने सेशन का स्टार्ट में भी ली होंगी ना, आज तक वो पूरी हो पाई हैं ना ये, इसीलिए हम लोगों ने अगली जो अटैम्प्ट है उसमें कॉम्बो बैच ख़त्म कर दिया। हमने कहा यहाँ सिर्फ फ़िज़िकल आओ या प्योर ऑनलाइन जाओ, अदरवाइज़ बच्चा लेता तो कॉम्बो था इस नीयत से कि वो फ़िज़िकल आएगा, मगर ना वो कभी फ़िज़िकल का रहा ना वो ऑनलाइन का रहा। अब अगर किसी को बहुत ही शदीद मजबूरी है तो वो अपना अलग से टॉप अप करवा सकता है, अदरवाइज़ हमारी तरफ से ये सिर्फ फ़िज़िकल ओनली ही है। अच्छा जनाब, शुरू करते हैं फ्री कंसेंट। अब हमें पता है कि फ्री कंसेंट में हमारे पास कितनी बातें हैं, क्वेश्चन नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। एक ऐसा एरिया जिसको आके आपने बहुत कम टेस्ट किया है, ना होने के बराबर टेस्ट किया है, दैट इज मिस्टेक। शायद रीसेंट पेपर में या उससे पीछे आए के आपने एक सवाल टेस्ट किया, उसके अलावा मिस्टेक से कोई आज तक अच्छी टेस्टिंग नहीं की आई के आपने, मगर क्वेश्चन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन को आई के आप तसल्ली से टेस्ट करता। 3 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए आई के अब यहाँ से शॉर्ट सिनेरियोज निकालता है और आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कर रहा होता है। फ्री कॉन्सेंट को देखते हैं और हमारे सामने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हमें नज़र आते हैं जो कि प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कितने सवाल हैं? 7। स्प्रिंग 10, ऑटम 10, ऑटम 11, स्प्रिंग 13, ऑटम 14 और उसके बाद ऑटम 22। पहला सवाल क्या है? बताएं तमाम सिचुएशंस जहां पे कॉन्सेंट फ्री है। तो जब ये पांचों ना हो तो मेरी कॉन्सेंट क्या है? फ्री। बताएं फ्रॉड किसे कहते हैं? आसान सवाल। बताएं अनड्यू इन्फ्लुएंस किसे कहते हैं? ये भी आसान सवाल। बताएं दोनों में फ़र्क क्या है? फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क है? फिर बताएं क्या डिफरेंस है बिटवीन कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, और फिर से बताएं अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड। तो यहाँ भी कहानी ख़त्म नहीं होती। ऑटम 22 में क्या पूछ रहा है? डिफरेंस बिटवीन कोर्शन और डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड और। तो ऑटम 22 के पेपर में 8 नंबर सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। ये रिसेंट पेपर के आसपास की बात हो रही है। 8 नंबर इतने सीधे। अच्छी बात है, बुरी बात है? बहुत अच्छी बात जी। स्प्रिंग 11 का एक सवाल,
सवाल पढ़ें ज़रा, पहले खुद रीड करें सवाल, आज मैंने रीडिंग आपसे करानी है। ज़हीर एक अकाउंटेंट बेचारा मासूम, अकाउंटेंट्स तो होते हैं मासूम है ना, आप जैसे, आप भी मासूम हैं नहीं है? कहाँ लिखा था? छुट्टियां करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दी हैं, टेस्ट आप लोग नहीं देते हैं, तैयारी आप लोग नहीं करते हैं, मासूम है तो वाला ये अगर पहले पढ़ लिया होता। ज़हीर एन अकाउंटेंट इन आबिद्स कंपनी एम्बेजल्ड एंड absconded। अब अगर एक बच्चे की अंग्रेज़ी ख़राब है तो वो तो पहले यहाँ पे फंस जाएगा कि व्हाट इज़ एम्बेजल्ड एंड व्हाट इज़ absconded, क्या होता है? एम्बेजल्ड किसे कहते हैं? एम्बेजल्ड सर, एम्बेजल्ड क्या होगा? लास्ट रो में बिल्कुल कैमरामैन भाई से एक स्टेप पहले आपके साथ वाले भाई जो सेंटर बैच के मुझे हंस रहे हैं, ये एम्बेजल्ड क्या होता है? नहीं पता तो किसने पूछना था? सर ये एम्बेजल्ड क्या होता है? नहीं आइडिया। ये एम्बेजल्ड क्या होता है? नहीं आइडिया। वेरी गुड। ये एम्बेजल्ड क्या होता है? आप में से कोई भी अगर बताना चाहे। एम्बेजल्ड फ्रॉड नहीं, लिख लें, एम्बेजल्ड कहते हैं चोरी करना। एम्बेजल्ड इज हेरा फेरी करना, चोरी करना, हेरा फेरी, चोरी। एम्बेजलमेंट से ये वर्ड निकला है, हेरा फेरी करना, चोरी करना। तो जब कोई ऐसे मुश्किल लफ्ज़ आते हैं तो पूछा करें, जब तक आप नहीं पूछेंगे मेरी अजम्पशन ये रहेगी कि आपको आता है। तो एम्बेजल्ड का मतलब क्या हुआ? चोरी, चोरी चोरी, चुपके चुपके। एंड एब्सकॉन्डेड, अब ये एब्सकॉन्डेड एक नया वर्ड आ गया, इसके बारे में भी हम 3 सैंपल लेंगे। एब्सकॉन्डेड, गुड। एब्सकॉन्डेड, बेहतरीन। सर आपकी शर्ट बहुत प्यारी है। एब्सकॉन्डेड, एब्सकॉन्डेड, हाँ भज गया, चोरी करके भाग जाना। एब्सकॉन्डेड मीन्स फरार हो जाना, नस जाना। तो ज़हीर जो कि आप जैसा मासूम अकाउंटेंट था, उसने पहले क्या किया? कैश चुराया और उसके बाद 9-11 हो गया विद ₹5 मिलियन। आबिद उसकी बीवी के पास पहुंच गया और उससे एक प्रॉमिसरी नोट साइन करवा लिया। वो एक और मुश्किल वर्ड आ गया, प्रॉमिसरी नोट। ये तो पढ़ा होगा, क्या होता है प्रॉमिसरी नोट? ये भाई बताएंगे। क्या बात है, कहना क्या चाहते हो? खुल कर बताओ। वो तो सबको पता है कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। थोड़ा सा इस पर मजीद अगर आप 32 वाट के बल्ब को ऑन करके रोशनी डालना पसंद करेंगे। किसके बिहाफ पे पे करेगी? हस्बैंड के बिहाफ पे वो अमाउंट पे करेगी। क्या वो अमाउंट पे कर दी है या वादा कर रही है? वादा कर रही है। वाइफ का नाम क्या है? बिनते असलम। तो असलम कौन हुआ फिर? उसका फादर। फॉर द सेड अमाउंट व्हेन ही इन्फॉर्म्ड हर दैट हर हस्बैंड वुड बी, उसने कहा कि हम तुम्हारे हस्बैंड को अरेस्ट करवा देंगे और रिकवरी किससे की जाएगी? तुमसे की जाएगी। अगेंस्ट द चार्ज एंड हिज नेम वुड अपीयर इन द न्यूज़पेपर। क्या बिनते असलम इसको अवॉइड कर सकती है? अच्छा, अब अवॉइड से क्या मुराद है? अवॉइड से ये मुराद है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट बिनते असलम वैलिड है या नहीं? जी, क्या लगता है आप लोगों को? क्यों?
बिनते असलम से वो प्रॉमिसरी नोट साइन करवा रहे हैं, क्या वो उससे मुकर सकती है? बिनते असलम क्या जाके ये केस कर सकती है कि मेरे पे ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है, मेरे पे अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया है, कि हम तुम्हारे हस्बैंड को जेल करवा देंगे अगर तुमने ये कागज़ साइन नहीं किया? क्या बिनते असलम एक एग्रीव्ड पार्टी है या डिफ़ॉल्टिंग पार्टी की साथी है? डिफ़ॉल्टिंग पार्टी की साथी है। और क्या ये जो ज़हीर, ये जो आबिद है, क्या ये फ़र्ज़ी केस डाल रहा है या किसी एक्चुअल हकीकत पे मुबनी केस डाल रहा है? और जो उसने काम किया, क्या वो काम अच्छा था? चोरी करके भागना, पैसे लेके भागना अच्छी चीज़ होती है? नहीं। तो बिनते असलम उसको अवॉइड नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि वो अगर साबित करने जाए कि मेरे पे कोशन हो रही है या मेरे पे अनड्यू इन्फ्लुएंस रखा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? कि उसके शोहर ने कोई अच्छा काम नहीं किया, तो वो उसको वॉइड नहीं करार दे सकती, वो अपने आप को एग्रीव्ड पार्टी साबित नहीं कर सकती। तो अगर वो जाती है और कोर्ट में कहती है कि जनाब मेरे के ऊपर तो कोर्शन हुई है, मेरे से ज़ोर ज़बरदस्ती साइन लिए गए हैं, तो कोर्ट उसकी बात मानेगा? नहीं। कोर्ट ये कहेगा तुम तो आ गई हो ना, चल अंदर, क्योंकि इसके ज़रिए फिर किसको पकड़ा जाएगा? इसके हस्बैंड को पकड़ा जाएगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? तो 3 नंबर की कहानी। पहले ये डिसाइड करें कि क्या ये कोर्शन है या अनड्यू इन्फ्लुएंस है। आपके मुताबिक क्या है, ये कोर्शन है या अनड्यू है? ये कोर्शन है, ये कोर्शन है। कोर्शन में 2 बातें थी, किसी को नुकसान पहुंचाना या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, या किसी को या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना। तो यहाँ पे भी क्या दी जा रही है? धमकी दी जा रही है। तो ये अंडर क्वेश्चन फिर भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसका हस्बैंड वाकई में क्या है? चोर है। तो ये इसको वॉइड करार नहीं दे सकती। तो सबसे पहले आपने उसको डिफाइन कर दिया जो उसके लॉ है, एक्सप्लेन किया हल्का सा और अपना फैसला सुना दिया। ये सवाल देखें, ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया ताकि आप रेलेवेंट जगह पे पहुंच जाएं एटलीस्ट। Kareem bought a textile mill from Like on his assurance and a certificate from registrar that जो मिल है और जो उसके एसेट्स हैं are free from any encumbrance। एनकम्बरेंस किसे कहते हैं? क्या? टैक्स लायबिलिटी। कौन कह रहा है? एनकम्बरेंस क्या होती है? आप में से कोई बताना चाहेगा एनकम्बरेंस क्या होती है? हाँ जी, आप में से कोई भी। हाँ जी, एनकम्बरेंस करीब करीब हो, करीब करीब हो, कोई खामी ना हो, कोई लिमिटेशन ना हो, और कोई जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं ना, तो बैंक आपको लोन तो दे देता है, साथ कुछ आपसे रखवा लेता है सिक्योरिटी। तो जो सिक्योरिटी बैंक ने अपने पास रखवाई है, अब बैंक उस पर ये हक रखता है कि अगर आपने लोन वापस ना किया तो ये एसेट वो बेच सकता है, जब्त कर सकता है। ऐसा एसेट कहलाएगा अंडर एनकम्बरेंस। तो ऐसा एसेट जिसके ऊपर कोई सिक्योरिटी क्रिएट की है बैंक ने। लेटर करीम रिसीव्ड अ नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ मॉर्गेजेस ड्यू एंड फाउंड दैट द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रार वॉज forced by Like. What rights are available to Kareem? मतलब मुझे ये बताइए, करीम एग्रीव्ड पार्टी है या डिफॉल्टिंग पार्टी है? आज आप लोग सुस्त क्यों हैं? एग्रीव्ड पार्टी है। एग्रीव्ड पार्टी के पास क्या राइट्स होते हैं? वॉइडेबल। वॉइडेबल के बाद 2 और बातें भी आएंगी ना, या वो वैलिड करेगा या वो
वॉइड करेगा। हाँ जी, कब वो वॉइड नहीं कर सकता? ड्यू डिलिजेंस के साथ वो वेरीफाई कर सकता था, मगर उसने वेरीफाई नहीं किया। तो यहाँ पे भी आपने यही बात लिखनी है फ्रॉड वाली, कि उसका देखें ना राइट क्या है। उसका पास एक राइट ये है कि वो उसको वॉइड कर दे, और जब वॉइड करेगा तो रेस्टिट्यूशन, जो जो चीज़ें ट्रांसफ़र की नहीं सारी की सारी। बट कब वो वॉइड नहीं कर सकता? जब इसने ड्यू डिलिजेंस का मुजाहिरा ना किया। और कोई बात जहन में आ रही हो, आप लिखना चाहते हो उसमें, एक चक्कर लगा के आए फ्रॉड के टॉपिक का, देखें ज़रा, खोलें, देखें, ढूंढें। अगर कोई और बात आपके जहन में आ रही है, मुझे ये बताइए, इसने जो फैसला किया है ये किस बेसिस पे किया है? ये जो फैसला किया है करीम ने लाइक की बेसिस पे किया, लाइक के बेकाबे में आगे किया। अश्योरेंस कौन दे रहा है? लाइक। सर्टिफिकेट कौन ला के दे रहा है? लाइक। तो धोखा भी कौन कर रहा है? लाइक। इसका मतलब है कि इसने लाइक के बिहाफ पे ये फैक्ट्री को बाई किया था। हाँ, अगर ये थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस कर लेता तो ये फ्रॉड से बच जाता। तो अगर इसने की है बट स्टिल ये फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पाया, तब तो इसका ये राइट है कि उसको वॉइडेबल करके वॉइड बना सकता है। बट अगर इसने सिरे से ही नहीं की तो फिर ये इसको वॉइड नहीं कर सकता। साबित कैसे करेगा और कौन करेगा कि इसने ड्यू डिलिजेंस की है? कोर्ट में साबित कौन करेगा? ये खुद ही साबित करेगा जो क्लेम कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि ये फ्रॉड क्यों बना? क्योंकि ये दूसरे के बहकावे में आके इसने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ज़रा मुझे जाएं, चैप्टर 4 खोलें, वहाँ पे फ्रॉड का टॉपिक खोलें, वहाँ से देख के बताएं कोई और पॉइंट जो कि शायद हम मिस करें और आप लिखना चाहते हो। हाँ जी बिल्कुल। तो वो कौन ला के दे रहा है उसको? लाइक ला के दे रहा है ना। उसने उसको देखा, उसने बिलीव कर लिया, तो इसको थोड़े बहुत अपने भी तो हाथ पांव मारने चाहिए थे। आप जाएं गाड़ी ख़रीदने के लिए, जिसके पास गाड़ी है वो आपको झूठी बात बता दे कि ये गाड़ी जो है वो कम पेट्रोल देती है, और आपको एक झूठा सर्टिफिकेट भी दे दे, और आप सर्टिफिकेट दे के मान जाएं। साथ वाली शॉप पे जाके एक दफ़ा कंफर्म ना करें कि सर्टिफिकेट असल बना हुआ या ख़राब बना, तो गलती किसकी है? क्या? मगर इस केस में उसकी अश्योरेंस पे कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि उसने वाकई में उसको धोखा दिया और उसके धोखे में आ गया। ये सवाल देखें और मुझे बताएं, ये सवाल और ये सवाल आपस में डिफरेंस कैसे रखते हैं? स्प्रिंग 16 का क्वेश्चन नंबर 2A और ऑटम 12 का 3A, इसको देखें। इसका सोल्यूशन जो आई कैप का है उसको भी हमने चेंज भी करना है इस सवाल में। ये नीचे मैंने लिखा हुआ, शफीक bought Abbas motorcycle factory in Faisalabad. On Abbas' representation that 50,000 bikes are assembled at his factory annually. अब सवाल ने क्लियर कर दिया, सवाल ने क्लियर कर दिया कि ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन। शफीक को बाद में पता चला कि फैक्ट्री के पास कैपेसिटी कितनी है, 35,000 की। शफीक अब उसको रिस्काइंड करना चाहता है ऑन द ग्राउंड्स दैट हिज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय
उस सवाल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये फ्रॉड की तरफ आपने लेके नहीं जाना। ये सवाल किस टॉपिक से पूछ रहा हूँ बताएं। शफीक कब जिसको रिस्काइंड नहीं करवा सकता? जब उसके पास ऑर्डिनरी डिलीजेंस वाली ऑप्शन अवेलेबल होती है और उसने उसको एक्सरसाइज ना किया होता। और कोई बात? इग्नोरेंस। अगर आप आई कैप के सोल्यूशन पे जाएंगे तो उन्होंने और बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, उसको काट दें। किताब मुझे दिखाते हैं ज़रा, नई वाली किताब, जो नई किताब है। हाँ ये दिखाना ज़रा मुझे। आई कैप इसका सोल्यूशन जो दे रहे हैं ना वो थोड़ा सा चेंज है। स्प्रिंग 16 आए जरा इसका जवाब पे आए। जवाब में लिखा हुआ है शफीक में नॉट बी एबल टू रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस इफ शफीक हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। ये बात तो सही है। या अब्बास की जो मिसरिप्रेजेंटेशन थी वो बेसिस नहीं थी, ये बात भी ठीक है। जो अगली तीन बातें हैं ना इसको काट लें। ये टेक्निकली कोर्स में नहीं है, पुराने सिलेबस में थी मगर इतनी डिटेल में नहीं है। एक तो ये काट लें और काटने के बाद ज़रा कंटेंट पे आए, यानी कि चैप्टर नंबर 4 में आए मेरे साथ। चैप्टर नंबर 4 में एक्सेप्शंस टू वॉइडेबिलिटी नाम का एक टॉपिक होगा मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर। लिखा हुआ है टेबल के ऊपर, अ पार्टी कैन नॉट रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट वेयर। पहला पॉइंट क्या है? ऑर्डिनरी डिलीजेंस वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? गिव द कंसेंट इन इग्नोरेंस ऑफ। तो सिर्फ ये दो बातें एज पर दिस सिलेबस इसका आंसर है। तो वो कब आया था? स्प्रिंग 2016 का 5 नंबर है। अगर अब ये पूछेगा तो 2 से 3 नंबर का पूछेगा, क्योंकि आपके पास लिखने के लिए मटेरियल कितना है? छोटा सा। तभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूशन शुड बी करेक्टेड एज पर न्यू सिलेबस। ये ना जी, एक मज़े की बात बताऊँ, फ्रॉड में और मिस रिप्रेजेंटेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, जहाँ से है कि आप सवाल बनाता है, वो एक्सेप्शंस टू वॉइडेबिलिटी है और दोनों की तकरीबन कॉमन है। ये सवाल देखें, जमाल ने थ्रेटन किया राफिया को कि वो उसके बेटे का मर्डर कर देगा अगर उसने घर मुजाहिद को नहीं बेचा। क्वेश्चन है स्ट्रेट अवे। अच्छा, यहाँ पे इसके लिए वॉइडेबल हो जाएगा, चाहे तो वैलिड करके बेच दे, चाहे तो वॉइड करके ख़त्म कर दे। यहाँ पे तो चले बात समझ आती है, मगर यहाँ पे आप लोगों ने, इस सवाल में आप लोगों ने उसका साथ क्यों नहीं दिया था? क्योंकि यहाँ पे उसका हस्बैंड ऑलरेडी एक क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। यहाँ पे उसके बेटे का कोई ऐसा कसूर नहीं। ये सवाल लिखिएगा, 3 नंबर का सवाल है, आपके पास 6 मिनट है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और रजिस्टर लाइक वी यूज्ड टू चेक, सैम्पल बेसिस पे कोई से 10 मेरे पास आपने इकट्ठे करके ले आने। अब आपकी डिस्क्रिप्शन है कि आप एक लाइन से उठा लें सारे, ये अब आपने फैसला करना। मुझे आप पानी का कह सकते हैं? अटेम्प्ट मैं बता देता हूँ। ऑटम 17 का 3A, और मैंने एक वर्ड को हाईलाइट भी किया होगा। देयर इज अ रीजन कि मैंने क्यों हाईलाइट किया।
हो रहा है? पक्की गल या कच्ची गल? आखिरी 2 मिनट है। थैंक यू। लास्ट 2 मिनट्स, लास्ट 2 मिनट्स। ये फ्रॉड है वैसे? किसी ने कहा होगा ये फ्रॉड है? क्यों ये फ्रॉड क्यों नहीं है? ओपिनियन, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया था। तो फिर एक बात बताएं ना, अगर आपने कहा कि ये फ्रॉड नहीं है, तो इस सवाल में और इस करीम वाले सवाल में क्या फ़र्क है? यहाँ पे आपने क्यों नहीं कहा कि ये फ्रॉड नहीं है? यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था कि आपने उसको फ्रॉड बना दिया था? अश्योरेंस, अश्योरेंस के वर्ड में और ओपिनियन के वर्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये लिख लें, कहीं लिख लें, लिख लें। अश्योरेंस का मतलब होता है कि आप 100% गारंटी दे रहे हैं ये ऐसा ही है, और ओपिनियन कहते हैं ऐसा मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो जाए, तो वो ओपिनियन है। बट एक तरफ आप पक्की बात कर रहे हैं, आप पक्का झूठ बोल रहे हैं, जिस तरह हम बोलते हैं कि सर हम लोग पढ़ के आए हैं, और एक तरफ कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि सर हमें लगता है कि हम पढ़ के आए हैं। मुझे लगता है वो क्या है? ओपिनियन। लो, क्या ये रैंडम बेसिस पे है? यार अब तो ब्लू से लिखना छोड़ दें। Sharif statement is just in opinion, so that's why Sharif clearly indicated that he was not sure about it. ये किसका है? ये किसका है? किसी का तो होगा। अच्छा आपका है। आपने लिखा है शरीफ स्टेटमेंट इज जस्ट इन ओपिनियन। पहली बात तो ये कि इन नहीं है, इज जस्ट एन ओपिनियन। सो दैट्स वाई शरीफ क्लियरली इंडिकेटेड, मगर वो क्लियरली इंडिकेट नहीं कर रहा। शरीफ क्लियरली इंडिकेटेड दैट ही वॉज नॉट श्योर अबाउट इट। आप बस ये लिख दें कि उसने एक ओपिनियन दी है। क्यों दी है? क्योंकि ये श्योर नहीं है। तो वो जो वर्ड लिखा है ना क्लियरली इंडिकेटेड, वो नहीं आना चाहिए। और आपने एक ही बात को 2 दफ़ा, पहले कान यहाँ से पकड़ा है, फिर वही कान यहाँ से पकड़ा, तो ये थोड़ा सा अल्फाजों का हेर फेर किया जा सकता है। ठीक है, डिसीजन आपका सही है देना। ये टैक्स लाइबिलिटी किसकी है? आपकी है। अच्छा, मुझसे ना बच्चों ने ग्रुप में पूछा था, या पता नहीं पर्सनल पूछा था कहीं, कि सर अगर हमसे हेडिंग ना बन रही हो, या अगर हमें हेडिंग ना बनानी आ रही हो एग्जाम में बैठ के, या हमें लग रहा हो कि हम पैनिक कर रहे हैं, तो क्या करें?
तो अगर आप हेडिंग के साथ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में आ रहे हैं तो बेशक आप हेडिंग्स को अवॉइड करके फिर पैराग्राफ्स के बीच में गैप देना शुरू कर दें और कटिंग ना किया करें, आपका ठीक है जी। ये भाई या ये बहन, भाई representation must be factual, ये क्या लिखा हुआ, स्पेलिंग क्या लिखे हुए? मेरी हमेशा यही गलती होती है। ठीक है, बाकी अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक थी। ये जवाब आया एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खाली नहीं, वो तो मुझे पता चल गया था, मगर एग्जामिनर को अगर ऐसा पेज मिल जाए ना वो तो इतना खुश होगा कि उसका तो मुफ्त के। हाँ, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखें तो ए कैपिटल, ठीक है, गुड गुड गुड। बाकी दिखाना। तब तक आप ज़रा इसके बारे में ज़ोर आजमाई करें, ये दोनों सवालों के बारे में, जब तक मैं इसको चेक कर लूँ। ये किसका है? ये वाले भाई या बहन? लाइन छोड़ दें सर, कुछ नहीं मिल जाएगा आपको लाइन रख के। गुड। ये भाई कटिंग ना करें, बाकी अच्छा है। ओए, आपकी भी स्पेलिंग मिस्टेक है। इसके स्पेलिंग क्या होते हैं? आपने ए यू को घुमा दिया। शहाब भाई पाए जाते हैं? अच्छा, ये अच्छा 2500 मैंगो होगा या 2500 मैंगोज होगा? मैंगो, हाँ, अगर आपने मैंगोज ट्रीज लिखा है हाँ तो वो मैंगोज ट्रीज नहीं, ये क्या है? मैंगो ट्रीज। हाँ ले आओ, कोई बात नहीं। गुड, मच बेटर। ये कौन है? गुड, दिस इज मच बेटर। यार इसका वो बनाओ। हाँ, इनसे पहले पूछ लें अगर ये अलाउ करती हैं तो। बाद में उन्होंने कहना सर वो स्कैन आपने करवाया था ना तो मुझे नज़र लग गई, ये तो नहीं कहेंगे आप बाद में। ये कौन है? आई कैप को आपने पैसे पूरे दिए हैं? एग्जाम फी नहीं दी? कोई किस्तें कराई हैं? कोई कम पैसे दिए हैं? तो एक लाइन में इतना डाटा भरने की ज़रूरत क्या है जब आपके पास पूरा सफ़ा नीचे वाला खाली है? एक तो आपने डाटा बीच में घुसा दिया है, थोड़ा सा स्पेस देकर उसको एक अच्छी शक्ल दी जा सकती है। लिखा सही है मगर प्रेजेंटेशन बहुत फारिग कर गए हो। हाँ जी, ये वाले भाई। गुड। दिस वन। तो जी एक ही पैराग्राफ में सब कुछ डाल दिया आपने भी, और ये मैं डे 1 से कह रहा हूँ। तो क्या फ़ायदा हुआ इतनी तकरीर करने का? क्या फ़ायदा हुआ क्लास में करवाने का? देखिए, बात
तो सब ने वही लिखनी है जो है, जो कॉन्सेप्ट है वो सबका सेम है। दो चीज़ें फ़र्क करेंगी आपको दूसरे से, एक आपका एक्सप्रेशन और दूसरा प्रेजेंटेशन। तो जितने अच्छे अल्फाज होंगे और जितना उसको आपने सलीके से लिखा होगा वो आपको बाकियों से डिस्टिंग्विश करके मेरिट की तरफ लेके जा सकता। तो मेरा ख्याल से इतना तो आना चाहिए। अब इतनी एफर्ट के बाद आएगा या नहीं आएगा, पक्की गल। ये लो। हाँ जी, हारून भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। उनकी शादी हो गई गजाला के साथ। शुक्र है शादी हो गई, मैंने गर्लफ्रेंड होता तो मैंने वहाँ से फिर से काट देना था। चलो कोई बात नहीं, स्पाउस तो बन जाएगी ना। नहीं आप क्या चाहते हो कि रिश्ता ना हो। हारून वॉज एंगेज टू बी मैरिड टू गजाला आंटी। Harun uncle wanted to establish his own business and therefore he entered into a contract with Ghazala for providing him all the typical Pakistani husband. मेरे पास पैसे नहीं है, एंगेजमेंट कर लेता हूँ मगर एक शर्त पे, जो तुम्हारे पास जेवर है वो दे देना, मैंने बेच के क्या करना है, बिजनेस करना। हम टीवी का ड्रामा टाइम नहीं लग रहा। कौन सा ड्रामा चल रहा है आजकल ऐसा, इनको पता होगा। मैं तो बहुत दूर हूँ हम टीवी से। मेरी तेरी छाँव में, सुभान अल्लाह। ये सर ये किस टाइम पे आता है? नहीं अच्छा है, मतलब आपके पास अगर नॉलेज ऐसी है तो यानी कि आपकी वाइफ आपसे बहुत खुश रहने वाली है। इकट्ठे बैठ कर देखिएगा। Harun agreed to give her a small share in business profit. अच्छा ये सवाल जब यहाँ तक आया ना तो ऐसा फील करवा रहा है कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे? रेसिप्रोकल हो रहा है। तुम मुझे जेवर दो, मैं तुम्हें प्रॉफिट में सर देता हूँ। बट सवाल ये भी बता रहा है कि इनका आपस में क्या रिश्ता है, फियांसे का रिश्ता। और यहाँ पे एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा आज, कोई वर्ड फिड्यूशरी। ये फिड्यूशरी क्या था? ट्रस्ट का रिश्ता। आफ्टर सम टाइम गजाला फाइल्ड सूट अगेंस्ट, सही किया, रिक्वेस्टिंग फॉर सेटिंग असाइड द गिफ्ट डीड। उसने कहा भाड़ में जाए तुम्हारा गिफ्ट डीड, और मुझे अपना जेवर तुमसे नहीं देना, तुमने मेरा जेवर मेरे विल के अगेंस्ट लिया। डिस्कस वेदर गजाला वुड सक्सीड इन हर कंटेंशन और नॉट, क्योंकि क्या हो गई है। अच्छा, अनड्यू इन्फ्लुएंस में और कोर्शन में एक फर्क आता है। हाँ सुनते ले, एक फर्क आता है एक एस्पेक्ट के कितना सामान वापस से रेस्टिट्यूट होगा। कोर्शन में तो ये है ना कि सारा का सारा वापस आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। वो क्या फर्क है? अगर तो उनका आपस में कुछ लेन देन इसके अलावा भी चल रहा था तो कोर्ट वहां तक उसको माइनस करवा सकती है और बाकियों को रेस्टिट्यूट कर देगी। ये फ्रॉड के बारे में क्या ख्याल है कि ये वाकई में फ्रॉड है या नहीं है? दिखाना। यस सर, ठीक है सर। रीजन भी दिया करें ना साथ। यार ऐसे बंद करके दिया करो ताकि। ये भाई कौन है? सॉरी ये बहन कौन है? वेरी गुड। एरोनियस ओपिनियन। आपने कहा है क्या मुश्किल वर्ड यूज़ करते हैं, मैं उससे मुश्किल वर्ड यूज़ करूँगी। ठीक है, नॉट बैड है। तो एंड कहाँ पे हो रहा? आपने ये नीचे 500 बातें क्यों लिखी हैं? फॉल्स, एक्टिव कंसीलमेंट, प्रॉमिस, इसकी क्या लॉजिक बनी है नीचे लिखने की? तो
इनमें से सिंपल ये लिख देते हैं कि बस अपनी ओपिनियन जाहिर कर, असल में नंबर थोड़े थे ना, तो ये 5 नीचे बैठ जा, ये 5 को ऐड करके कोई ख़ास फ़ायदा मिलेगा नहीं, तो इसकी जगह पे आप उसको थोड़ा सा अगर कम एक्सप्लेन कर दें तो ज़्यादा। किस में बॉस? सर सब में लिखनी थी, डेफिनेशन आनी थी उसकी डेफिनेशन आनी थी। जी जी, मगर वो जो फ्रॉड की 5 बातें हैं ना, उनको ज़्यादा डिटेल में ना एक्सप्लेन करने बैठ जाइएगा काइंडली। अगर आप उसकी डेफिनेशन ना लिखें, बस ये बता दें, अच्छा अगर भूल जाए तो क्या करें? सुने, अगर डेफिनेशन एग्जाम में भूल जाए, ना ज़हन में आ रही हो और सवाल केस स्टडी का हो, तो क्या किया जाए? फिर ना लिखिएगा, फिर आप बस इतना बता दीजिएगा कि जनाब ये एरिया फ्रॉड का है, फ्रॉड के अंदर इस तरीके से इसको बताया गया है, इसको केस स्टडी के मुताबिक ये ऐसे हो रहा है और मेरा फैसला ये है। तो फिर आपको डिफाइन नहीं करना, फिर आप लॉ और एक्सप्लेनेशन को ना जोड़ दें। समझाइए मेरी बात? अगर एग्जाम हॉल में बैठ के आपको समझ लग जाए कि एरिया कौन सा है, समझ लग जाए कि टॉपिक कौन सा है, मगर उसकी रेलेवेंट प्रोविजन एग्जैक्टली जहन में ना आ रही हो, तो फिर आपने क्या करना है? लॉ और एक्सप्लेनेशन को आपस में जोड़ देना। मगर ये हर एक सवाल के लिए नहीं करना, सिर्फ उस सवाल के लिए करना है जिसमें आपको वाकई में मसला आ रहा हो। हाँ, गलत नहीं लिखनी ना। ये कौन है? कौन है? ये है कोई? एस कैपिटल। गुड। हाँ जी, नीचे क्या हो रहा है सुल्तान वाले सवाल में? सुल्तान बॉट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वर्थ रुपीज 7 लाख फ्रॉम जमीर ऑन 30 days क्रेडिट। एट द टाइम ऑफ परचेज सुल्तान न्यू दैट ही वॉज इंसॉल्वेंट। उसको पता था कि वो क्या है? एम्प्टी प्रॉमिस, यही है। अब यहाँ पे आपको वर्ड एम्प्टी प्रॉमिस का वर्ड लाजमी लिखना चाहिए ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि ये अगर फ्रॉड है तो किस वजह से फ्रॉड है। और नीचे आपने क्या बताना उसकी? नहीं, एक चीज़ उसको पता है कि उसने पूरी नहीं करनी, वो एम्प्टी प्रॉमिस में आएगा, खोखला वादा। ये सवाल लिखिएगा ज़रा काइंडली, ये सवाल लिखिएगा प्लीज, राइट इट डाउन। ऑटोमेटिन क्वेश्चन नंबर 2A। जी करें करें, शाबाश। 4 नंबर का सवाल है, आपके पास 5 मिनट है।
ये वापस कर दूँ जिनके हैं, फिर वापस ले आना। ये सवाल कर बाकी। पता है मैंने शुरू में जब हम लोग डे 1 पे थे, मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, कंसिस्टेंसी। वो ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई में आप थ्रू आउट दिस 12 डेज या 10 डेज डेली आते हैं, नहीं आते। तो अब तक जो लोग बचे हैं ये कंसिस्टेंट अवाम है। जो आखिरी दिन तक रहेगा, इसका मतलब है कि वो अपने साथ फ्रॉड नहीं कर रहा, वो अपने साथ धोखा नहीं दे रहा। तो थोड़ा सा जो कैमरे के पास सुन रहे हैं, जो बैठे हैं, अगर आपका आगे भी नहीं आने का प्लान है तो इसको रीअसेस करें, क्योंकि अभी हमने 50 नंबर का पोर्शन आज कवर किया है। इसके बाद पार्टनरशिप है, नेगोशिएबल है, क्रैमिंग वाले एरियाज़ हैं। अभी तो कहानी बहुत पड़ी हुई है। अपने आप को रीअसेस करें, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में आप लोगों ने परेशान होना है। हमने पिछली आखिरी मिनट उठा लो। हैं? मेरे पास नहीं है उसको। ये जी हो गया। एनी 10 रैंडम बेसिस पे 10 कोशिश करना, जिन्होंने पहले नहीं दिया उनका हाथ में है। हो गया। ओ भाइयों, राम भाई देते हैं यार।
मुगल एंड दाऊद, आप खैर रुकना ही नहीं है, मुगल एंड दाऊद आर ट्रेडिंग इन राइस. दाऊद entered into a contract with Mughal for the purchase of 50 tons of. दाऊद के पास एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन है कि जो प्राइसेस हैं वो अफेक्ट होंगे, और अगर ये दूसरी पार्टी को बताता तो दूसरी पार्टी भी क्या होती, साथ अफेक्ट हो जाती. When Mughal through his own resources came to know about the price, he accused दाऊद कि तुमने फ्रॉड किया है और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करो, ये क्या लिखा हुआ है ना रेप्यू. अब चूंकि सवाल ने एक मुश्किल वर्ड यूज कर दिया है, इसका मतलब है कैंसर. क्वेश्चन इज कि क्या ये इंफॉर्मेशन जो है प्राइस वाली, क्या बगैर पूछे बतानी चाहिए थी या नहीं, कि यहाँ पे साइलेंस इक्वल टू स्पीच होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था. हाँ जी, मैं ज़रा बैक बेंचर से होके आया. सर क्या कहते हैं आप इस सवाल के बारे में? जी जी. एक बंदा दुकान पे गया चावल लेने के लिए, सवाल को आसान कर देता हूँ. एक बंदा दुकान पे गया चावल लेने के लिए, उस वक्त चावलों की प्राइस है 80 रुपये किलो. मैं कस्टमर हूँ, आप सेलर हैं. आपको पता है कि ये प्राइस चावलों की कल कम हो जाएगी, 80 से कम होके 60 की हो जाएगी, और अगर आप ये मुझे आज बता देते तो मैं आज ना लेता चावल, कल लेता जब कम हो जाते. आपने मुझे नहीं बताया. अब कल जब मुझे पता चला कि प्राइस कम हो गई है तो मैं आपके पास लड़ने आ गया कि आपने मेरे साथ क्या किया. अब आपने बताना ये है कि क्या ये प्राइस चेंज जो कि आपको ऑलरेडी पता थी, आपका ये मुझे बताना बनता था या नहीं. डिपेंड करता है कि मैंने आपसे पूछा है या नहीं. अगर तो मैंने आपसे पूछा है तो इन पे बताना फ़र्ज़ है, और अगर मैंने आपसे नहीं पूछा फिर देखना ये पड़ेगा कि क्या आपका मेरा कोई फिड्यूशरी रिश्ता है या नहीं. अगर तो नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपकी खामोशी को मैं फ्रॉड काउंट नहीं करूँगा. और अगर रिश्ता था, ये मेरे मामे के पुत्र लगते हैं, फिर इनको मुझे बताना चाहिए था, चाहे मैं पूछता या चाहे मैं ना पूछता. हमें क्लियर, ये वो साइंस वाली बात है. तो ये सारी बातें 4 नंबर के लिए किसने लिखी हैं, ज़रा हाथ खड़ा करेगा. 1 2 3 4 5 6 7. भाई ने इतना हाथ खड़ा किया, फिर से बिठा दिया. 7. ये सारी बातें किसने लिखी थी? 8 9. बाकी हज़रात ने क्यों नहीं लिखी? अब समझ आ गया, अब लिख लेंगे. अच्छा, क्या कहते हैं आप लोग, हम ये कर ले वर्ड एग्रीमेंट या कंटेंट कवर करने के बाद ही आप लोग करना पसंद फरमाएंगे? मैं इसमें आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे देता हूँ कि ये जो सवाल है ना, मंसूर और आरिफ वाला, इसको लाजमी लिख के करना. कोई और सवाल करे या ना करे वर्ड एग्रीमेंट्स में से, दिस क्वेश्चन शुड बी डन इन राइटिंग. बॉटम 16 क्वेश्चन नंबर 2B, क्योंकि ये एक सवाल में 4 बातें पूछाएगा आपसे. एग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ ट्रेड क्या है, उसकी एक्सेप्शन क्या है. एग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग क्या है और उसकी एक्सेप्शन क्या है. तो ये एक अभी नहीं करना, जस्ट नोट कर लें कि ये ऑटम 16 का क्वेश्चन नंबर 2B आपने लाजमी करना है जब भी आप लोगों का करने का मूड हो. क्या? फिर एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा. मैं आपके सामने 2 केस रखता हूं. पहला केस है, जस्ट टू चेक योर कॉन्सेप्ट्स.
सुनिएगा ज़रा गौर से। ए और बी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है। ए ने बी से कहा कि तुम जो भी प्राइस तय करोगे मुझे मंजूर होगी। जब बी ने प्राइस तय की तो इन्हें कहा ये प्राइस मुझे मंजूर नहीं है। क्या ये वैलिड था या नहीं था? नहीं था, क्योंकि इसमें सर्टेनिटी नहीं थी। और अगर कुछ यूं हुआ होता कि ए ने बी को मुर्गियां प्रोवाइड करनी है, चिकन, और बी ने को पैसे देने हैं, और आपको पता है कि चिकन की प्राइस कौन तय करता है? मार्केट तय करती है। उसके लिए एक वर्ड होता है प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, यानी कि उस वक्त की जो मार्केट प्राइस होगी। अगर ए बी से कहता है कि हम प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ना प्राइस ए तय कर रहा है ना बी तय कर रहा है, कौन तय कर रहा है? ये वैलिड है या वॉइड है? ये वैलिड है या वॉइड है? ये वैलिड है। ये क्या है? ये वैलिड है। एक और सिनेरियो, ए बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है मगर प्राइस सी ने तय करनी है। ये बताएं, ये वैलिड है या वॉइड है? अगर सी ये कहे कि यार मैं बाद में तय कर दूंगा, फिर वो अनसर्टन है। और अगर सी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन तय कर दे और दोनों पार्टीज इस पर म्यूचुअली एग्री भी कर रही हों, फिर सर्टन हो जाएगा। और ये तीनों बातें ध्यान में रहेंगी। आई के आपने एक दफ़ा 3 सवाल पूछे मैं और तीनों में डिफरेंस ये रखा था। पहला, प्राइस क्या थी? टोटली अनसर्टन। दूसरा, एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। और तीसरा, टू बी डिटरमिन्ड बाय अ थर्ड पार्टी। डन। चैप्टर 4 इज डन। अगर आप देखेंगे वॉइड एग्रीमेंट, तो इसमें ये सवाल मैंने आपसे क्या लिखने वाला है। अब आप जरा ये सवाल पढ़ें। एट प्रिवेलिंग, यानी कि जो उस वक्त की मार्केट की प्राइस है, ये सर्टेनिटी है। और जो अभी हम लोगों ने एक सवाल किया था वो प्रॉमिसरी नोट वाला, एम्बेसडमेंट वाला, उसका ये रिप ऑफ है। पता रिप ऑफ क्या होता है? रिप ऑफ का मतलब पता नहीं? रिप ऑफ मिलता जुलता। जरा पढ़े, मगर कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। वहां पे वो उसकी बीवी के पास चला गया था। वहाँ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे वो कह रहा है कि तुम मेरे खिलाफ केस ना करो तो मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल, वो उसका बुनियादी हक है। और उसकी 3 एक्सेप्शंस तो खैर जब आप लोग कंटेंट कवर करेंगे तो वो हो जाएंगी। फिर ये सवाल बिल्कुल एक जैसा है। स्प्रिंग 20 में ऐसे एक दफ़ा ये भी पढ़ लें। उठवाओ यहाँ से, ये उठवाओ यहाँ से। सेम ही फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। बस यहाँ पे एम्बेसडर, यहाँ पे क्या है? रॉब। उसमें वर्ड आसान कर दिया। और ये क्रैमिंग, जो रेड होता है वो कॉमन होता है। तो अगर आप सिर्फ एक सवाल वो कर लेना तो उसमें सारी बातें कवर हो जाएंगी। प्लस आपको बस ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए कि ये वाला वॉइड नहीं, ये क्या है? ये वैलिड है। मुबारक है, मुबारक हो आपको। आपका 50 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा हुआ।
कल से आपकी पार्टनरशिप शुरू हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। जब ये इस वीक का सैटरडे आएगा तो आवाम मेरे सामने शायद 5-6 बच्चे बैठे होंगे, है ना, इंशाल्लाह। अगर इस तरह होगा तो अपने साथ आप लोग खुद ही ज़्यादती करेंगे। फिर हमारी गाड़ी यहाँ पे रुकेगी नहीं। हमने अगले हफ्ते में 3 दिन में तीनों फुल फ्लेज पेपर्स को भी अटैम्प्ट करना है। अभी अगर आपने गौर किया तो हम 23 के सवालों को इग्नोर कर रहे हैं, तो 2 23 के और 1 24 का। ठीक है जी, अल्लाह दे वाले।